नमस्कार, राम राम साहब। आप सभी का स्वागत है न्यू इंडियन अब भारत निर्माण के इस प्लेटफॉर्म पे एंड वेलकम टू दी इकोनॉमिक सर्वे लेक्चर सीरीज। हमारा इकोनॉमिक सर्वे का लेक्चर 1 हो चुका है, जिसमें हमने हमारे राजस्थान का बृहद परिदृश्य के रूप में एक पूरा डाटा देख चुका था एंड उसमें जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, पर कैपिटा इनकम, डब्ल्यूपीआई, सीपीआई, आईआईपी, इन सब के बारे में हम अच्छे तरीके से डाटा याद करा चुके हैं। उसके बाद मैंने ओवरव्यू में बताया था कि हमारे इस इकोनॉमिक सर्वे वाले लेक्चर सीरीज में कुल मिला के 11 जो है वो लेक्चर रहने वाले हैं एंड 11 में आज सेकंड लेक्चर है और सेकंड लेक्चर और थर्ड लेक्चर जो है वो आपने प्राथमिक क्षेत्र से रिलेटेड ही माने जा सकते हैं। सेकंड सेक्टर में बात की गई है एग्रीकल्चर की, कृषि और उससे संबंध क्षेत्र की, और चैप्टर नंबर 3 जो है वो उसमें ग्रामीण विकास की बात की गई है। तो चैप्टर नंबर 2 जिसमें कृषि और कृषि से संबंधित क्षेत्र। अब कृषि सिर्फ ऐसा है कि आप अगर शहर में रहते हैं तो आपके हिसाब से तो गांव में सिर्फ कृषि की जाती है, लेकिन कृषि सिर्फ कृषि ही नहीं होती है। कृषि के साथ में बहुत सारी चीजें होती हैं। कृषि के साथ में पशुपालन किया जाता है, और अगर मैं जीडीपी वाइज देखूं तो कृषि से ज्यादा परसेंटेज जो है वो पशुपालन का भी आता है। उसके बाद में मत्स्य पालन किया जाता है, उद्यान की जाती है, ठीक है। उसके अलावा भी बहुत सारी अदर एक्टिविटीज की जाती हैं, अलग अलग हॉर्टिकल्चर, मछली पालन, मुर्गा पालन, अलग अलग चीजें जो पशुपालन, मत्स्य पालन और उद्यान की इनसे रिलेटेड ही हो जाते हैं कहीं पे। तो कृषि से संबद्ध क्षेत्र भी इसमें हम लेक्चर में देखेंगे। तो इस लेक्चर का जो फ्लो रहेगा वो किस तरीके से रहेगा, एक्चुअली में ये लेक्चर अपने आप में बहुत बड़ा है, इसलिए मैं इसे 3 पार्ट में कराने वाला हूँ, क्योंकि चीज़ों को रटाना भी इंपॉर्टेंट है, समझाना भी इंपॉर्टेंट है। तो एक साथ में कराऊंगा तो ना आप उसे कैप्चर कर पाएंगे ना ही रट पाएंगे, ठीक है। तो पहले पार्ट में हम लेंगे कृषि परिदृश्य, एक ओवरव्यू के रूप में डाटा देखेंगे कृषि का, ठीक है। जीडीपी में कितना योगदान है, जीडीपी में कृषि का कितना योगदान है। जीडीपी में हम पहले देख चुके हैं, जो हम पहले जीडीपी में सेक्टर वाइज देख चुके हैं, लेकिन अभी हम कृषि का और कृषि के क्षेत्रों का, फिर उसके बाद में हमें भू उपयोग के बारे में बात करना पड़ेगा कि लोगों के पास में जो खेती है वो किस तरीके की खेती है, इन द सेंस की टाइप्स ऑफ खेती, एंड जो किसान है वो किस प्रकार के किसान है, सीमांत किसान है, लघु किसान है, मध्यम किसान है, और कितना परसेंटेज है वो डाटा, ठीक है। एक चीज अभी थोड़ा सा आप यहाँ से ध्यान रख लीजिएगा, प्री में 1 से 2 सवाल निश्चित आएगा इसमें से, और मेंस में 5 से 7 नंबर का सवाल इस लेक्चर में से निश्चित आएगा, ठीक है। उसके बाद में इकोनॉमिक सर्वे में उन्होंने कृषि जोत के जो प्रकार हैं वो बताए हुए हैं, तो हम देख लेंगे। कृषि गणना 2015-16 के आधार पर उन्होंने किया हुआ है। पहले 2011-12 में हुई थी, फिर 21-22 में होनी है, जो अभी तक डाटा नहीं आया। एंड उसके बाद में राजस्थान का जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है, 10 जलवायु प्रदेशों में बांट के दिया हुआ है अपना इकोनॉमिक सर्वे में, तो वो हमें देखने पड़ेंगे 10 जलवायु प्रदेश कौन से हैं, उनकी प्रमुख फसलें और प्रमुख योजनाएं। प्रमुख फसलों में हम ये देखेंगे कि पूरे भारत में हमारा राजस्थान किन फसलों में टॉप कर रहा है। कुछ फसलें हैं जो ऑब्जेक्टिव एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होती हैं, तो वो समझने का इसमें से कुछ है नहीं, बट उन्हें आपको थोड़ा सा 2-3 बार रिवाइज करके रखना होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट होता है प्रमुख योजनाएं, बहुत सारी योजना है उनको देखना होगा। एंड उद्यान की और कृषि विपणन, मार्केटिंग किस तरीके से की जाती है और मार्केटिंग से रिलेटेड योजनाएं कौन कौन सी हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड, तो हमें ये देखना होगा। तो पहला पार्ट जो होगा हमारा वो यही वाला पार्ट होगा, कृषि का डाटा, भू का उपयोग किस तरीके से हो रहा है, कृषि के जोत के आकार कैसे हैं, जलवायु प्रदेश, प्रमुख फसलें, प्रमुख योजनाएं, कृषि विपणन और उद्यान की, ठीक है। सबसे ज्यादा पार्ट अपना प्रमुख योजनाओं में जाएगा, जो कि मेंस का आपका 5 नंबर का या 2 नंबर का सवाल निश्चित उसमें से निकलने वाला है। तो ऑलमोस्ट 5 से 7 नंबर के सवाल निकल सकते हैं प्रमुख योजनाओं में। पार्ट 2 में हम इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग ही हमारे राजस्थान में क्या जल संसाधन परियोजनाएं चल रही हैं अकॉर्डिंग टू द मैप देखेंगे। कुछ भूजल परियोजनाएं कि अपना ग्राउंड वाटर को किस तरीके से इंप्रूव किया जा सकता है, कुछ जल ग्रहण विकास परियोजनाएं भी हैं, तो ये अपना पार्ट 2 में रहेंगी। उसके अलावा जल से रिलेटेड बहुत सारा डाटा जो रहेगा, जैसे एक इंपॉर्टेंट लखवाड़ बहुउद्देशीय परियोजना नीव है, तो उसके बारे में भूजल आकलन रिपोर्ट 2020 आई है, तो उसके कुछ डाटा होंगे। राजस्थान में प्रमुख सिंचाई के स्रोत, एक ओवरव्यू होगा। तो बस ये सिर्फ लेक्चर अपना जो है सिर्फ इकोनॉमिक सर्वे का ही नहीं है, इसमें ज्योग्राफी का भी बहुत सारा पार्ट अपडेट हो रहा है, तो यह ध्यान रख लेना। इसमें ज्योग्राफी के भी 5-6 टॉपिक कवर हो रहे हैं, मैं अभी थोड़ा सा बाद में बताता हूँ जैसे कौन सा हो रहा है। तो पशुगणना वाला होगा, दुग्ध वाला होगा, ठीक है, जल संसाधन वाला होगा, बहुउद्देशीय परियोजनाओं वाला होगा, कृषि तो अपने आप में कवर हो ही रहा है, उद्यान की करके हो रहा है, जलवायु प्रदेश कवर हो रहा है, मानसून अकाल ओवरव्यू में कवर हो रहे हैं। ये अपने ज्योग्राफी में अलग अलग चैप्टर होते हैं। डेयरी विकास, मत्स्य पालन, राजस्थान में राजस्थान की वन रिपोर्ट 2021 जो आई है, और राजस्थान में सहकारिता, ये भी अपने आप में एक अलग टॉपिक होता है। इससे भी पूरा मेंस में सवाल बनने के चांस रहते हैं, प्री में तो नहीं, मेंस में। तो ये वाला हिस्सा जो है वो हम पार्ट 3 में देखेंगे। यहाँ वाला जल संसाधन, बहुउद्देशीय परियोजनाएं, पशुगणना, पशुपालन विभाग, दुग्ध उत्पादन, पशुधन अनुसंधान केंद्र, ये अपने पार्ट 2 में देखेंगे। और आज का अपना पार्ट 1 जो है वो कृषि परिदृश्य एवं भू उपयोग से रिलेटेड डाटा है, कृषि जोत का डाटा है, मानसून अकाल के बारे में ओवरव्यू है,
राजस्थान का कृषि जलवायु प्रदेशों में डिवाइडेशन है, प्रमुख फसलें जिनमें हमारा राजस्थान टॉप है। फिर उसके अलावा राजस्थान सरकार और केंद्र सरकार की वो योजनाएं जो कृषि एवं कृषि से संबंधित क्षेत्रों के डेवलपमेंट के लिए काम कर रही हैं। फिर उद्यान की कृषि विपणन के बारे में कुछ योजनाएं हमें देखनी है। सो लेट्स स्टार्ट विद दी कृषि प्रदर्शन। देखिए इस लेक्चर में समझने के लिए तो ऐसा स्पेशल जो है वो मैं आपको समझाता ही चलूंगा, एंड बहुत सारी चीज़ें रटने के लिए हैं, ठीक है, तो वो रटने की होंगी। देखो समझने का ऐसा है, कृषि हम पुराने समय पे सभी लोग जानते हैं कि पुराने समय से ही जो है वो गांव में कृषि होती थी और कृषि के साथ में सादा जीवन यापन होता था, सरप्लस इकोनॉमी नहीं होती थी। भारत जब आज़ाद हुआ था 1947 में, तब हम बात करें तो हमारे पूरे भारत में जो जीडीपी थी उसमें सबसे बड़ा योगदान कृषि का ही था। लेकिन धीरे धीरे सरकारों ने बाकी सेक्टरों पे फोकस किया, तो आज के टाइम पे कृषि जो है वो इतना कारगर नहीं है और जीडीपी में योगदान उसका कम है। मैं राजस्थान के डाटा से रिलेटेड बात करूंगा इसमें कि जब अपना राजस्थान और भारत आज़ाद हुआ है उस समय हमारे राजस्थान की जो जीडीपी थी उसमें 55% योगदान था एग्रीकल्चर का। यानी हमारे राजस्थान में 1947 में अगर 100 रुपये कमाई हो रही थी, 100 रुपये का जीडीपी हो रहा था, तो उसमें से 55 रुपये जो है वो एग्रीकल्चर से आते थे। लेकिन धीरे धीरे एग्रीकल्चर का योगदान घटता जा रहा है और इस समय घट करके 30% हो गया। अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया में सिर्फ 14 से 15% ही है, ठीक है। इंडिया में एग्रीकल्चर का जो रेशियो है, प्राथमिक सेक्टर का जो रेशियो है वो सिर्फ 14 से 15% है, लेकिन राजस्थान में 30% है, क्योंकि राजस्थान की अभी भी बहुत सारी जनसंख्या गांव में निवास करती है और गांव में अधिकतर लोग खेती और उससे रिलेटेड कार्य ही करते हैं, जिनमें पशुपालन हो सकता है, मत्स्य पालन हो सकता है या वानिकी हो सकती है। तो ये काम जो है वो गाँव में अभी भी, और डाटा अगर देखें तो 62% लोग, यानी 100 में से 62 लोग आज भी हमारे राजस्थान में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली खेती से जुड़े हुए हैं। यहाँ पे उन्होंने और स्पेसिफाई किया है कि 44% तो डायरेक्ट खेती करते हैं, उसके अलावा कुछ और परसेंटेज जो है वो अदर इनडायरेक्टली जो है खेती से जुड़े हुए हैं। तो टोटल 62% पॉपुलेशन ऑफ द राजस्थान वर्क इन द एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर्स। ओके, अब ये पहला डाटा आपको रटने का है, वो यहाँ आपके सामने है, ठीक है। तो पहला डाटा देखते हैं किस तरीके से आपको रटना है, ठीक है। बाकी आपको अगर ध्यान हो तो 30, 24 और 45 वाला जो मैं पहले बता चुका हूँ, 24 या 25 बोल लीजिए उसे, ये अपना करंट पे है। 30 जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर का योगदान है ऑल जीडीपी में, 25 अपना जो अपना सेकेंडरी सेक्टर है और 45 जो है अपना टर्सरी सेक्टर है, उनका योगदान है अपनी ऑल जीडीपी में। वही बात यहाँ पे होने वाली होगी। जीएसबीए या एसजीडीपी जो है उसमें कुल मिला के प्रचलित कीमतों पे 30.23% योगदान है कंप्लीट कृषि का। अब कृषि में कृषि अकेली नहीं है, मैंने बोला कृषि में आप फसल उत्पादित करते हो वो भी शामिल है, उसके अलावा आप पशु का पालन करते हो, भैंस, गाय, बकरी, उसके अलावा और भी कोई ऊंट वगैरह पशुपालन करते हो, उनसे आप किसी भी तरीके से दूध प्राप्त करते हो तो इनकम होती है, या अन्य तरीके से चमड़े प्राप्त करना या ऊन प्राप्त करना, उनसे भी आपकी इनकम होती है, तो पशुपालन का भी योगदान है उसमें। उसके अलावा आप कृषि में तो क्या होता है कि फसल बोना जो कि 3 महीने 4 महीने में खड़ी होकर के कट जाए, वो तरीके से होती है फसल। एक होता है वानिकी, यानी आप फॉरेस्ट बनाना या आप अपना उद्यान बनाना, ठीक है। आपने अपना बाग लगाया जो 5-6 साल में जाके जो है वो बड़ा होता है, तो वो अपना होता है फॉरेस्ट यानी वानिकी या उद्यान की। उसके अलावा कुछ लोग मत्स्य गतिविधियां भी करते हैं, ठीक है। तो ये इसमें अलग अलग 4 सेक्टर हैं, जैसा इकोनॉमिक सर्वे में दिया है वही है। तो अब आपको डाटा कौन सा याद करना है, पहले तो ये ध्यान रखना है कि ऑल कृषि का कितना है। ऑल कृषि का तो 30% है, ठीक है। अब इसे हम पार्ट वाइज बांटें तो फसल वाला है 13.89%, कितना है 13.89%। उसके अलावा अपना सेकंड वाला है हस्बेंड्री, पशुपालन जो है वो 13.98%। उसके बाद अपना वानिकी है 2.25% और उसके बाद मत्स्य वाला है 0.01%, ठीक है। अब आप इसमें से खुद ही देखिए कि ओवरऑल कृषि का तो 30 हो गया, लेकिन अगर इसके सेक्टर्स को अगर मैं देखूं तो कौन सा सेक्टर सबसे ज्यादा आपको लग रहा है, पशुपालन में 13.98, जबकि यहाँ पे 13.89 फसल से प्राप्त हो रहा है। तो याद रखना कृषि क्षेत्र में जो फसल उत्पादन होता है उससे ज्यादा पैसा हम पशुपालन से निकालते हैं। तो हाईएस्ट जीडीपी में जो अपना पार्ट होता है कृषि सेक्टर का वो होता है पशुपालन का, तो याद रख लेने वाली बात है, ठीक है, ठीक है। तो ये याद रखना। अच्छा, ये वाला जो डाटा है वो ऑल ओवर जो जीडीपी है उसका डाटा है, ठीक है, ऑल ओवर जीडीपी। और अगर मैं इस 30 को 100 मान के करूं, ठीक है, यानी सिर्फ कृषि की बात करूं तो ये परसेंटेज निकल के आता है। तो ये डाटा तो भले ही आप याद नहीं रखो, कोई दिक्कत नहीं है, बट ये ऊपर वाला ये डाटा आपको याद रख लेना है, ये वाला रट लेना है हर हाल में कैसे भी करके। 13.89 कृषि वाला, 13.98
ये अपना पशुपालन वाला, 2.25 ये अपना उद्यानिकी वानिकी वाला, और 0.11% ये अपना मत्स्य वाला। ये आपको रटा हुआ होना चाहिए। ये ऑल जीडीपी में से है, स्टेट की जो जीडीपी होती है एसजीडीपी उसमें से है ये कंप्लीट उसमें, ठीक है। 13.89, 13.98, 2.25, 0.11 ये डाटा याद रखना होना चाहिए। प्रचलित पे 30.12। और अगर आपकी माइंडिंग पावर एबिलिटी अच्छी है तो आप स्थिर कीमतों पे भी जो है वो डाटा याद कर सकते हैं। स्थिर कीमतों पे मैंने वहां बताया था कि कृषि क्षेत्र और प्राथमिक सेक्टर का कंप्लीट योगदान जो होता है वो 28.85% होता है। उसके बाद में ये 12.61, 13.34, 2.79 और 0.11 ये आप रट सकते हो तो रट लेना। बाकी मैं सजेशन करूंगा कि नहीं रट पाओ तो कोई इश्यू नहीं है, बट एक डाटा रटा होना चाहिए। वो कौन सा रटा है? ये वाला। प्रचलित कीमतों पे कृषि का ऑल 30.23, उसके बाद में अपना फसलों का 13.89, अपना पशुपालन का 13.98 जो कि हाईएस्ट है, उसके बाद में वानिकी का 2.25 और उसके बाद में अपनी मत्स्यों का ये 0.11%। ये डाटा आपको प्रचलित कीमतों वाला रटा होना चाहिए। आप अगर थोड़ा सा रिमाइंड करें तो जीडीपी ग्रोथ और जीडीपी के बारे में मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि जीडीपी जो है वो अपनी पिछले साल स्थिर कीमतों पे बढ़ी थी 11% और करंट कीमतों पे बढ़ी थी 18%। ये डाटा रहा था पिछले जो इकोनॉमिक सर्वे में दिया हुआ है। और यहाँ पे अगर उसी चीज को देखें तो एग्रीकल्चर सेक्टर यानी प्राथमिक क्षेत्र का करंट पे हमारा वृद्धि हुई है 14.5% की या 14% की। तो यह ध्यान रख लेना 14% का एग्रीकल्चर सेक्टर ने ग्रोथ किया है। तो बस कहने की बात है कि इस पेज में आपने ये वाली लाइन रट ली तो आपके जितने भी सवाल बनेंगे इस लाइन में से निकल के आ जाएंगे, ठीक है। रट लेना बस। एक बार मैं बोल देता हूँ पूरा, मैं बोल रहा हूँ आप खुद से गौर करके देखिएगा कि मैं जो बोल रहा हूँ आप उसे रिलेट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। हमारे राजस्थान में एग्रीकल्चर सेक्टर यानी प्राथमिक क्षेत्र का प्रचलित कीमतों पे जीडीपी में योगदान 30.23% है, जो कि पिछले साल की तुलना में 14.57% की ग्रोथ दर दिखाता है। इस प्राथमिक क्षेत्र के जो उपक्षेत्र हैं जिनमें फसल, उसके अलावा पशुपालन, उसके बाद में वानिकी और मत्स्य आता है। फसल का जो ऑल ओवर जीडीपी है उसमें से योगदान है 13.89%। पशुपालन का ऑल ओवर जीडीपी में योगदान है 13.98%, जो कि प्राथमिक क्षेत्र का हाईएस्ट है। उसके बाद में वानिकी का जीडीपी में योगदान है 2.25% और उसके बाद में मत्स्य वाला का जीडीपी में योगदान है 0.11%, ठीक है। ये रट लेना, आपका काम हो गया। बाकी चीजें नहीं रट पाओ तो भी चलेगा, बट ये वाला काम रट लेना, दैट्स आपका डन, ठीक है। ये चीज आपको याद हो गई होंगी, 4 पार्ट के रूप में ही हम यह डाटा देख रहे हैं। ओके, तो ओवरव्यू में हमने देख लिया पिछले साल की तुलना में कितना रहा, अपना जीडीपी में कितना योगदान है, ग्रोथ कितना रहा एंड पार्ट वाइज कितना रहा। ओके, ये कंप्लीट होता है पहला एक ओवरव्यू। एंड देन हम बात करते हैं भू उपयोग कि ये जो लैंड पैटर्न है और लैंड का यूजेज है वो किस तरीके से। बाकी आप सबको पता है कि हमारे राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो 3,42,000 वर्ग किलोमीटर है, ये आपको पता है। अगर हेक्टेयर में इसे बांटने की कोशिश करें तो एक हेक्टेयर का मतलब होता है 100 × 100 मीटर यानी 10,000 मीटर स्क्वायर, और इसे अगर मैं किलोमीटर में कर देता हूं तो 0.01 किलोमीटर स्क्वायर होता है। चलो उस चीज को छोड़िए, अब यहाँ पे अगर आप डायरेक्टली अगर बोलें तो राजस्थान का क्षेत्रफल 342 लाख हेक्टेयर बोल सकते हो, ठीक है। 342 लाख हेक्टेयर, ठीक है। यहाँ वाला जो 3.42 लाख किलोमीटर स्क्वायर है, तो किलोमीटर स्क्वायर को मैंने हेक्टेयर में बदल दिया है, तो यहाँ पे मैंने 100 का गुणा कर दिया है। ओके, तो 342 लाख हेक्टेयर है, वो ओवरव्यू में पता चल रहा है आपको। 3.42 को आप 342 लाख हेक्टेयर बोल दीजिए, ठीक है। ये हो गया एक ओवरव्यू कि राजस्थान का क्षेत्रफल इतना है। उसके बाद में कृषि गणना 2015 हुई, उससे पहले 11-12 में हुई थी और नया डाटा आया नहीं है। तो उसमें कुछ डाटा बताया गया था कि ये जो 342 लाख हेक्टेयर है इसमें से करीब करीब 180 लाख हेक्टेयर पे जो है वो हम जो है वो खेती करते हैं। शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल यानी यहाँ पे तो बोवाई की जाती है, तो 52% ऑल ओवर 100% जो अपना एरिया है 3.42 लाख किलोमीटर स्क्वायर या 342 लाख हेक्टेयर ऐसे बोलेंगे, 342 लाख हेक्टेयर, इसमें से 52% पे हम सीधा खेती करते हैं, यानी ट्रैक्टर के द्वारा जुताई की जाती है, फसल बोई जाती है, फसल को जो पानी सिंचाई के उपलब्ध कराया जाता है, बीज उसके अलावा पेस्टिसाइड डाले जाते हैं और उसकी कटाई की जाती है। तो ऑल ओवर 342 में से 52% यानी 180 लाख हेक्टेयर क्षेत्र पे जो है वो बोवाई की जाती है। उसके बाद में 11% बंजर भूमि है जहाँ पे कुछ नहीं होता है। ज्यादातर ये बंजर भूमि पश्चिमी राजस्थान में मिलेगी जहाँ रेत के धोरे और टीले पाए जाते हैं, तो वहाँ पे कुछ बोया ही नहीं जा सकता, वहाँ पानी की उपलब्धता है नहीं और वहाँ की मिट्टी उतनी अच्छी नहीं है। उसके बाद में वानिकी यानी ऐसा क्षेत्र जहाँ पे अधिक मात्रा में वन या उद्यान किए जाते हैं, वो वानिकी है 8%।
और इसे हम 28 लाख हेक्टेयर बोलेंगे, क्योंकि 342 का 8% निकालेंगे तो इतना ही आएगा। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कुल फसल उत्पादन का क्षेत्रफल कितना हो रहा है जिसमें फसल उत्पादन की जा रही है, तो बानकी को और अपना शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल दोनों को ही शामिल करेंगे आप उसमें, तब आता है 208। कितना आएगा? 208 लाख हेक्टेयर का शुद्ध बोया गया डायरेक्ट फसल करना और फिर उसके अलावा बानकी, तो इन दोनों को जोड़ करके 208 पे जो है वो हम कृषि से रिलेटेड उत्पादन कर रहे हैं। बाकी सिर्फ बुवाई की बात की जाए तो 52% होता है। बंजर है 11%, बानकी है 8%, कुछ भूमि है जो कृषि अयोग्य भूमि है, ऊसर है, तो वो है अपनी 7%। ओके, कृषि अयोग्य भूमि और ऊसर भूमि है जहाँ पे मतलब अवेलेबल है, पानी वगैरह है, लेकिन वहाँ कृषि नहीं की जा सकती, तो वो ऊसर भूमि जो है वो 7% है। बंजर भूमि इन द सेंस जो रेगिस्तान वाले क्षेत्र है उससे रिलेटेड बात की गई है। बाकी इन दोनों को आपस में भी रिलेट कर सकते हो, ठीक है, 11% और 7% और 18% बोल सकते हो तो भी चलेगा इसमें, बट कोई नहीं, यहाँ जैसा उन्होंने डिवाइड किया है बंजर भूमि और ऊसर भूमि उसी हिसाब से पढ़ना। कृषि के अतिरिक्त अन्य उपयोगी भूमि, हम खेती करें उसके अलावा कुछ अन्य उपयोगी, जैसे कि मकान बने हुए हैं लोगों के जहाँ पे खेती की जा सकती थी, तो वो अन्य उपयोगी भूमि है वो 5.85% है। और स्थायी चारागाह भूमि जो है वो 5% है, जहाँ पे सरकार के पास में जमीन है और वहाँ पे बस रैंडमली छोड़ा हुआ है, कुछ भी नहीं बोया जाता है, बोया जा सकता है लेकिन बोया नहीं जाता है। ये डाटा आपको रटा होना चाहिए। लैंड यूजेज पैटर्न कैसा है, ठीक है, देखो कितना है, शुद्ध बोया गया 52% यानी 180 लाख, क्योंकि 342 लाख अपना हेक्टेयर ऑल ओवर एरिया है तो उसका 52% शुद्ध बोया गया। और बानकी वाला 8%, बंजर वाला 11%, तो शुद्ध बोया के बाद में दूसरे नंबर पे बंजर आता है, उसके बाद में बानकी आता है, फिर उसके बाद में ऊसर आता है, कृषि के अतिरिक्त 5.85 आता है और स्थायी चारागाह वाला जो होता है 5% वाला आता है। तो ये अपना भू उपयोग का डाटा आपको थोड़ा सा याद होना चाहिए। ओके, ये क्लियर हुआ आपका? ओके, देन नेक्स्ट हम चलते हैं नेक्स्ट डाटा की तरफ, वो है प्रचलित जोत धारक। ये जो लोग खेती करते हैं इनकी संख्या कितनी है, क्या ये लोग घट रहे हैं, क्या ये लोग बढ़ रहे हैं, और ये लोग खेती कर रहे हैं, ये इनके पास में खेत कितना है, ये डाटा इकोनॉमिक सर्वे में दिया गया है। प्रचलित जोत धारक यानी जो जोत करने वाला है उनके रिगार्डिंग हमारे राजस्थान में, ऑल ओवर राजस्थान में वर्तमान का जो डाटा है कृषि जनगणना 2015-16 का, उसमें बताया गया है कि कुल मिला के 76 लाख किसान हैं जो खेती कर रहे हैं। हमारी 2011 की जनगणना 6.86 करोड़ एंड वर्तमान में देखें तो 8 करोड़ के आसपास, तो 8 करोड़ में से 76 लाख एक्चुअली हम परिवार के हिसाब से भी माने तो भी, तो 76 लाख जो हैं वो किसानी कर रहे हैं और पिछले साल की तुलना में इसमें 11% की ग्रोथ है। ठीक है, पिछले साल की तुलना में 11% की ग्रोथ है, यानी खेती करने वाले लोगों की संख्या बढ़ ही रही है। लेकिन अब यहाँ पे हमें देखना होगा कि वो जो खेती की जा रही है 52% जो है 180 लाख हेक्टेयर वाला, तो उसमें से खेती में से पैटर्न होते हैं, कुछ लोगों के पास में थोड़ी सी जमीन होती है, किसके पास में बहुत ज्यादा जमीन होती है। तो ये थोड़ा सा डाटा आपको रटना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है ओवरव्यू में दिखाने के लिए कि ये जो 76 लाख है ना, इनमें से 40% तो सीमांत किसान है जिनके पास में 1 हेक्टेयर से कम जमीन है, नाम मात्र जमीन है, बस वो कर रहे हैं खेती, बाकी उसमें उनको बचत वगैरह कुछ भी नहीं हो पाती होगी, क्योंकि इतने छोटी सी जगह पे खेती करना और उसमें जो है वो उत्पादन के माध्यम से लाभ कमाना पॉसिबल नहीं है आज के समय पे। तो सीमांत किसान है 40%, ये तो वैसे ही निकल जाते हैं, इनको तो लाभ होता ही नहीं, ये तो बाहर हो ही जाते हैं, बट इनके पास में थोड़ी सी खेती है तो उसका थोड़ा सा इन्हें ये तो रहता है कि चलो भगवान की दया से हमारे पास में खेत है। तो 76 लाख में से 40% जो है वो सीमांत किसान है जिनके पास में 1 हेक्टेयर से कम है। उसके बाद में लघु किसान यानी 1 से 2 हेक्टेयर वाले हैं 21.90%, और 2 से 4 हेक्टेयर वाले अर्ध मध्यम जोत वाले हैं 18.5%। उसके बाद में मध्यम जोत वाले हैं 4 से 10 हेक्टेयर वाले 15%, और बृहद जोत वाले हैं 4.69%, यानी जिनके पास में 10 हेक्टेयर से ज़्यादा है। तो बस सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे ज़्यादा पैसा कमाने की क्षमता तो यही लोग लगते हैं, बृहद, जिनके पास में 10 हेक्टेयर से ज़्यादा है, और ये नाम मात्र है 4.69% है। ओके, उसके बाद में शुरू से देख लीजिए, लघु सीमांत है 40%। एक बार मैं हेक्टेयर के आधार पर बताता हूँ। सीमांत हो गया जिनके पास में 1 हेक्टेयर से कम है, लघु हो गया जिनके पास में 1 से 2 के बीच में है, अर्ध मध्यम हो गया जिनके पास में 2 से 4 के बीच में है, मध्यम हो गया जिनके पास में 4 से 10 हेक्टेयर के बीच में है। अब मैं परसेंटेज बात बताता हूँ। सीमांत जो 1 हेक्टेयर से कम है वो है 40%, लघु जो 1 से 2 हेक्टेयर के बीच में है वो है 21.90%, अर्ध मध्यम जो कि 2 से 4 हेक्टेयर जो खेती रखते हैं वो है 18.5%, मध्यम जो 4 से 10 हेक्टेयर की खेती रखते हैं वो है 15%, और बृहद जोत यानी जिनका 10 हेक्टेयर से ज्यादा है वो है अपने 4.69%। ठीक है, यार डाटा याद रख लेना, मेंस में
कहीं भी चिपका सकते हो इस डाटा को। बहुत इंपॉर्टेंट डाटा ये। आपको ये पता चल गया कि लोगों के पास में जो जमीन है वो कितनी है, किस किस तरीके के सीमांत, लघु, अर्ध मध्यम, मध्यम जोत। बाकी अगली बार ये सीधा भी पूछा जा सकता है 5 नंबर में, सीमांत, मध्यम, अर्ध मध्यम और बृहद जोत वाले जो हैं उनको कैसे डिफाइन किया जाएगा और उसका परसेंट कितना है। ये वाला आपको रटा हुआ होना चाहिए। जो रटने की बोल रहा हूँ वो तो रटा होना चाहिए। जहां मैं बोल देता हूँ कि छोड़ सकते हो तो वो छोड़ सकते हो। ओके, तो कुल कितना किसान हुए? कुल कितना किसान हुए अपने? 76 लाख। कितने हो गए? 76 लाख किसान हो गए, जिनमें से अधिकतर जो है वो सीमांत है 40%। ओके, उसके बाद में 21.90% जो है वो लघु किसान है। आगे बात समझो। और अगर एक डाटा का देखा जाए तो हमारी भूमि जोत का औसत आकार अगर 276 नहीं 180 लाख में अपन 76 लाख किसानों का भाग दे देते हैं तो एवरेज जो निकल के आता है, अगर हम सबको एवरेज बांट के देखते तो 2.73 हेक्टेयर जो है वो एवरेज है भूमि जोत का औसत आकार। हमारे राजस्थान में महिला जोतक धारकों की संख्या अगर पूछ ली जाए तो कभी, तो 75 लाख जो है उनमें से मात्र 7.75 लाख, ठीक है, सिर्फ 7.5 लाख या 7.25 लाख महिलाएं हैं जिनके नाम से खेती है। बाकी 68 लाख पुरुषों के नाम से जो है वो खेती है। तो 76 लाख में से 7.75 जो है वो महिला जोत धारक हैं और पुरुष जोत धारक हैं 68.8 लाख। ठीक है, ये डाटा थोड़ा सा ओवरव्यू के लिए ध्यान रख लेना। एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा ये वाला, बट ओवरव्यू के लिए ध्यान रख लेना कि ज्यादातर खेती जो है वो पुरुषों के नाम से है। यानी 76 में से 68 तो पुरुषों के नाम से है और सिर्फ 7 लाख जो है महिला हैं उनके नाम से है बस। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक के रूप में हम देखते हैं राजस्थान में मानसून और अकाल। वैसे मानसून और अकाल अपना ज्योग्राफी में पूरा लेक्चर होता है। मानसून में हम डिटेल में समझाते हैं कि किस तरीके से हमारे राजस्थान में मानसून आते हैं। ठीक है, अब जैसे कि मैं, चलो ये वाला मैप मेरे पास बना हुआ है, इसके माध्यम से ही मैं समझा देता हूँ आपको। इस वाला मैप का वैसे उपयोग तो दूसरा है, बट यहाँ पे ओवरव्यू में मैं समझा देता हूँ इस चीज़ को। ओके, देखिए हमारा राजस्थान ये है, इसके बीचों बीच से ये अरावली पर्वतमाला निकलती है यहाँ से। ओके, मैंने बताया हुआ है कि अरावली पर्वतमाला के कारण नीचे से जो अपनी अरब सागर से आने वाले मानसून है वो टकराते नहीं है और सीधे पार हो जाते हैं। इसलिए सिर्फ कुछ हिस्सों में, वो भी ये वाला हिस्सा जहाँ पे पहाड़ियाँ ऊंची हैं या ये अरावली वाला हिस्सा, इन जगहों पे इधर इसके कारण बारिश होती है, अरब सागर वालों के कारण। लेकिन अधिकतर बारिश जो होती है वो पश्चिम बंगाल से आने वाले मानसूनों के कारण होती है। वो आते हैं और यहाँ पे पहले तो इस वाले क्षेत्र में अच्छी सी वर्षा करते हैं, फिर अरावली में भी वर्षा करते हैं, उसके बाद में हल्का हल्का इधर भी जाके थोड़ा बहुत बारिश कर देते हैं। तो ये हमारे राजस्थान में मानसून का पैटर्न रहता है। इधर अरब सागर से आने वाली पवनों के कारण और इधर पश्चिम बंगाल से आने वाले मानसूनों के कारण जो है वो बारिश होती है। दोनों से ही बारिश होती है। तो बारिश हमारे राजस्थान में कम होती है कंपैरेटिवली बाकी और जगह की, क्योंकि अरावली पर्वतमाला जो है वो बिल्कुल बीचों बीच से है। तो वो जो बादल हैं उनको रोक नहीं पाती है, और रोक नहीं पाते हैं तो वो बादल पार करके दूसरी साइड में चले जाते हैं। तो कुछ ही जगहों पे रोक पाती है, और वो कुछ जगह कौन सी होती हैं? एक तो ये वाला क्षेत्र जहाँ पे ऊंचे ऊंचे पर्वत चोटियां हैं, जिनमें माउंट एवरेस्ट है अपना सिरोही में, उस माउंट एवरेस्ट पे तो सबसे ज्यादा बारिश होती है। उसके अलावा इधर वाला क्षेत्र कोटा, बारा, झालावाड़ वाला क्षेत्र, यहाँ पे पठारी इलाका है, तो बंगाल की साइड से आने वाली जो पवनें हैं, इवन अरब सागर वाली पवनें भी हैं, वो इस क्षेत्र में बारिश करती हैं और अधिक मात्रा में बारिश होती है। इस वाला क्षेत्र आर्द्र होता है और यहाँ वाला क्षेत्र भी आर्द्र बोल सकते हो। बाकी पश्चिमी राजस्थान में तो हमारे में इसमें तो बारिश होती ही नहीं, नाम मत। और बाकी अगर कोई विदेशी से पूछें, अगर कोई बाहर वाले बच्चे से किसी से पूछें तो राजस्थान का नाम लेते वो लेगा कि राजस्थान तो सूखा प्रदेश जिसमें रेगिस्तान है। लेकिन वास्तविकता में ज्योग्राफी की डिवीजन आप रहते हैं, हम रहते हैं, तो हमें पता है कि कुछ जगहों पे सूखा है, बाकी बहुत जगह पे हरा भरा है हमारा राजस्थान। हमारे राजस्थान में मानसून पहुंचने की डेट होती है वो 15 जून के आसपास में, कभी कभी आगे पीछे हो जाती है 10-5 दिन। ठीक है, इस बार जो है वो 8-10 दिन लेट थी, तो 24-25 जून के आसपास में आ पाई थी, तो वो नॉर्मल रहता है। सर्वाधिक बारिश जो होती है वो जुलाई महीने में होती है। ठीक है, ये आपको क्लियर समझ में आ गया होगा कि हमारे राजस्थान में बारिश कम होती है, कंपैरेटिवली कम होती है। तो हमारे राजस्थान में अकाल तो आता ही आता है, हर साल आता है। तो इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार बोला गया है कि हर साल अकाल आता है, तो कोई ना कोई जिला, 2-4 जिले तो प्रभावित रहते हैं। तो उन्होंने बोला है कि अब तक सबसे भयंकर अकाल जो आया पिछले टाइम पे वो 2002 और 2003 में आया था, जिसमें 32 जिले प्रभावित हुए थे। यानी कुल 33 हैं, उनमें से 32 जिलों को सूखा घोषित कर दिया गया था 2002 और 2003 के जो अकाल आया था उसमें। 2010-11 में न्यूनतम अकाल आया था, सिर्फ 2 जिले ही प्रभावित हुए थे, बाकी अच्छी बारिश हुई थी 2010-11 में। और अगर बात करें इस साल का, पिछले साल का तुलना में, तो 2021-22 में 10 जिलों में अकाल प्रभावित घोषित किया गया था हमारी राजस्थान सरकार के द्वारा, एज पर ऑफ द इकोनॉमिक सर्वे ऑफ राजस्थान। ठीक है, राजस्थान का इकोनॉमिक सर्वे में जो लिखा है वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। उसके बाद में बारिश का स्रोत अरब सागरीय मानसून और बंगाल सागरीय मानसून है। मानसून प्रत्यावर्तन यानी मानसून का लौटने का समय कौन सा होता है, ठीक है,
ये जैसे ये तो आने का समय है इस तरीके से, फिर ये वापस इधर ऊपर दिल्ली की साइड में हिमालय की साइड तक चले जाते हैं, उसके बाद में पवनें वापस से भी लौटती हैं। ठीक है, तो वो लौटने का समय होता है अक्टूबर और नवंबर का। ठीक है, ये समय होता है अक्टूबर और नवंबर का। जैसलमेर आपको पता है जिसमें सर्वाधिक वर्षा में विषमता पाई जाती है। कभी किसी साल तो वहां बहुत अधिक बारिश हो जाती है और किसी साल वहां पे न्यूनतम बारिश होती है। वैसे सामान्यतः न्यूनतम बारिश होती है, लेकिन सर्वाधिक वर्षा की विषमता जो पाई जाती है वो जैसलमेर में ही पाई जाती है। विषमता यानी अधिक और कम के बीच में जो अंतर है वो सबसे ज्यादा जैसलमेर में पाया जाता है। बाकी सर्वाधिक बारिश का अगर डाटा देखें तो माउंट आबू में सर्वाधिक बारिश होती है 150 सेंटीमीटर के आसपास में, और जिले की बात करें तो झालावाड़ जिला 95 और 100 सेंटीमीटर एवरेज के साथ में ऑल राजस्थान में टॉप रहता है वर्षा के मामले में। ठीक है, उसके अलावा अगर जिले की बात करें तो अपना झालावाड़, दूसरे नंबर पे बांसवाड़ा, तीसरा बारां और चौथा कोटा, ये सर्वाधिक वर्षा वाले जिले हैं। झालावाड़, बांसवाड़ा, नीचे की साइड में बांसवाड़ा है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा वाला, तो वहां पे भी जो अरब सागर से आने वाली पवनें उनके कारण अच्छी मात्रा में बारिश होती है। फिर उसके बाद में बारां और कोटा यानी हाड़ौती वाला क्षेत्र तो है ही अपने आप में। ओके, अगर हमारे राजस्थान का इकोनॉमिक सर्वे में जो डाटा दिया है उसमें बताया गया है कि औसत वर्षा हमारे राजस्थान की 57 सेंटीमीटर है। ठीक है, पूर्वी राजस्थान में जो है वो 70 सेंटीमीटर का एवरेज रहता है, और पश्चिमी राजस्थान यानी जो अपना रेगिस्तान वाला इलाका है वहाँ पे कम बारिश होती है, तो 31 सेंटीमीटर का वहाँ एवरेज रहता है। हमारे राजस्थान में जो वर्षा होती है उसके औसत करीब 29 दिन के आसपास होती है एक साल में। ओके, करीब एक साल में 29 दिन वर्षा होती है, तो राजस्थान में वर्षा के औसत दिन जो होते हैं वो 29 डेज होते हैं। तो मानसून और अकाल का ओवरव्यू तो आपको पता चल गया कि अपना अरब सागर से आने वाले मानसून और पश्चिम बंगाल से आने वाले जो मानसून है उनके कारण जो हमारे राजस्थान में बारिश होती है, और सबसे ज्यादा बारिश होती है सिरोही में, इधर झालावाड़, उसके बाद में बांसवाड़ा, कोटा, बारां और कोटा, इन क्षेत्रों में बारिश होती है। औसत है अपना 57 का। ठीक है, इधर वाले क्षेत्र में 70 का है और इधर वाले क्षेत्र में 31 का है। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। बाकी ये आपको बता ही दिया, सर्वाधिक विषमता जो पाई जाती है जैसलमेर में पाई जाती है। प्रत्यावर्तन जो होता है अक्टूबर नवंबर में होता है। पिछले साल 2021-22 में 10 जिले प्रभावित हुए थे सूखा से। उसके बाद में इकोनॉमिक सर्वे वालों ने एक बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग जो है वो मैप दिया हुआ है। उसमें राजस्थान में कृषि, जलवायु, प्रदेश एवं फसलों के बारे में बात की गई है। एक्चुअली में उन्होंने मैप बना के नहीं दिया, ये मेहनत मुझे करनी पड़ी थी। उन्होंने बस एक फ्लो चार्ट बना दिया था। मैंने कहा यार फ्लो चार्ट में तो याद ही नहीं होंगी चीजें, इनको याद कराना है तो मैप के थ्रू याद कराइए। थोड़ा बहुत अगर आपने ज्योग्राफी पढ़ी हुई है राजस्थान का तो आपको पता ही होगा कि यहाँ बीचों बीच से अरावली पर्वतमाला जाती है, तो अरावली पर्वतमाला के आसपास में तो बारिश होती है, लेकिन इस साइड में जो है वो बिल्कुल ही कम बारिश होती है। अभी एवरेज भी बताया था 31 सेंटीमीटर वाली होती है। तो ये वाला जो है वो अपना रेगिस्तान वाला इलाका है। इधर पूर्वी मैदान पाए जाते हैं और यहाँ हाड़ौती का पठार पाया जाता है। ये हाड़ौती का पठार, ये अरावली प्रदेश, इधर पश्चिमी रेगिस्तानी इलाका, और ये पूर्वी मैदान जो नदियों के द्वारा निर्मित किया गया मैदान है। तो वहां पे मैंने बताया था कि इस वाले हिस्से को हम क्या बोलते हैं, पश्चिमी राजस्थान बोलते हैं। इस वाले हिस्से को भी मैं 2 भागों में बांट के बताता हूं आपको कि एक हिस्सा जहां 0 से 25 सेंटीमीटर बारिश होती है शुष्क, और एक हिस्सा जहां 25 से 50 सेंटीमीटर बारिश होती है वो अर्ध शुष्क वाला। अब यहाँ पे अपना क्लाइमेटोलॉजी जो इंस्टीट्यूट है उनके द्वारा हमारे राजस्थान को एग्रीकल्चर के जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। ठीक है, तो वो 10 कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। और विभाजन का आधार क्या है, तापमान डिसाइड करता है, फसल वितरण डिसाइड करती है, और उस क्षेत्र की मृदा कैसी है ये डिसाइड करती है। तो उन्होंने इस साइड में देखिए यहाँ से 1A, 1C और 1B इस तरीके से ये वाला हिस्सा है उसे फर्स्ट से रिलेट किया है। ये ऑलमोस्ट पहले वाले पार्ट से रिलेट किया है और उस पहले वाले के 3 सब डिवीजन बना दिए हैं। देखिए ये वाला, ये हुआ अपना जोधपुर और बाड़मेर, उन्हें फर्स्ट ए नाम दे दिया है। और नाम अगर इसकी मैं बात करूं तो इसका नाम है शुष्क पश्चिमी मैदानी क्षेत्र। शुष्क है, पश्चिमी है, लेकिन थोड़ा थोड़ा यहाँ पे मैदानी क्षेत्र भी उन्होंने बोल दिया है इसमें। ओके, तो ये होता है अपना फर्स्ट ए जिसमें रेतीली मिट्टी पाई जाती है। फर्स्ट बी जो दिया है उन्होंने हनुमानगढ़ और गंगानगर 2 जिले हैं उनके लिए दिया है। उनके लिए फर्स्ट बी उनका नाम दे दिया है उत्तरी पश्चिमी सिंचित मैदानी क्षेत्र। सिंचित मैदानी क्षेत्र क्योंकि यहाँ पे नहर है, उसके अलावा गग्गर नदी भी आती है, तो यहाँ पे नहरों के कारण जो है वो पानी की सुविधा है। तो गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले जो हैं वो सिंचित हैं। तो उत्तरी पश्चिमी सिंचित मैदानी क्षेत्र, इसमें कैल्शियम और सोडियम युक्त जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। इधर वाले में रेतीली मिट्टी मैंने बताई थी। इवन इफ अब अपना फर्स्ट सी आता है उसमें 3 जिले होते हैं, बीकानेर, जैसलमेर और इधर चूरू, ये 3 जिले हैं इसमें फर्स्ट सी में। और यहाँ पे इसका नाम दिया है अति शुष्क, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल बारिश होती नहीं है बीकानेर, जैसलमेर में और चूरू में, तो यहाँ पे इनका नाम दिया है अति शुष्क आंशिक सिंचित। कुछ हिस्सा, यहाँ वाला हिस्सा सिंचित है, बाकी इधर वाला उतना ज्यादा सिंचित नहीं है, या जो इंदिरा गांधी नहर आ रही है उसके आसपास वाला सिंचित है, बाकी पूरा इलाका जो खाली है। आंशिक सिंचित पश्चिमी मैदानी क्षेत्र
ये हाईएस्ट एरिया कवर करता है। ये एरिया आप देख लीजिए, सभी जो 10 जलवायु खंड हैं उनमें सिर्फ सबसे ज्यादा एरिया जो है इसके पास में वो मिट्टी रेतीली रहने वाली। इधर वाली मिट्टी आप रेतीली ही बोल लीजिए ज्यादातर, तो बेटर रहेगा। तो पहला वाला पार्ट अपना फर्स्ट वाला हुआ कंप्लीट, जिसमें मैंने फर्स्ट ए वाले आपको जोधपुर और बाड़मेर बताए, फर्स्ट बी में हनुमानगढ़ और गंगानगर बताए, और फर्स्ट सी में अपना जैसलमेर, बीकानेर और चूरू बताए। अब हम बात करते हैं सेकंड वाले में उन्होंने 2 पार्ट दिए हुए हैं, सेकंड ए और सेकंड बी, इस तरीके से। ओके, ये वाला पार्ट सेकंड ए और सेकंड बी, आप इसे नोटिफाई कर पा रहे होंगे मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, ये वाला, इसमें ये वाला हिस्सा ऊपर सेकंड ए के रूप में दिया है और ये वाला हिस्सा उन्होंने सेकंड बी के रूप में दिया है। सेकंड ए यानी कि ये ऊपर वाला हिस्सा सेकंड ए, इसका नाम दिया है अंतःस्थलीय जलोत्सरण अंतर्वर्ती मैदानी क्षेत्र। ठीक है, अंतःस्थलीय जलोत्सरण, तो यहाँ पे दोमट लाल मिट्टी पाई जाती है और यहाँ कांतली नदी के कारण जो है वो थोड़ा बहुत जो है वो उपजाऊ मैदान है यहाँ पे। ओके, तो ये कौन सा है, सेकंड ए, जिसमें कौन कौन से जिले आ रहे हैं, अपना नागौर आ रहा है, नागौर के अलावा यहाँ पे अपना सीकर, झुंझुनू और चूरू का कुछ हिस्सा भी आ रहा है इसमें। ओके, ये हो गया अपना सेकंड ए। सेकंड बी की बात करें तो लूनी नदी के कारण जो क्षेत्र बनेगा वो सेकंड बी वाला है। तो सेकंड बी में कौन कौन से जिले आ रहे हैं, ये अपना पाली आ गया, इसके बाद में अपना सिरोही और जालौर आ गया। ठीक है, तो सेकंड बी लूनी नदी अंतर्गत मैदानी क्षेत्र, लाल रेगिस्तानी मिट्टी पाई जाती है और सीरोजम मिट्टी भी यहीं पाई जाती है। ओके, तो कभी एग्जाम में पूछा जाए तो ये वाला क्षेत्र अपना पाली, सिरोही और जालौर, यहाँ पे सीरोजम मिट्टी पाई जाती है। ओके, नेक्स्ट अपना सेकंड कंप्लीट होता है। उसके बाद में थर्ड की बात करते हैं, तो थर्ड के भी उन्होंने जो बांटे हुए हैं वो थर्ड ए और थर्ड बी इस तरीके से बांटे हुए हैं। तो ये वाला कंप्लीट थर्ड है, इसका ये वाला हिस्सा दोबारा से देखिए, ये वाला हिस्सा है वो थर्ड ए और ये वाला हिस्सा भरतपुर संभाग वाला क्षेत्र वाला जो है वो थर्ड बी है। तो थर्ड ए में कौन कौन से जिले आ रहे हैं, जयपुर है, अजमेर है, टोंक है और दौसा है। तो ये जिले हैं थर्ड ए में, इन्हें हमने नाम दिया है अर्ध शुष्क पूर्वी मैदानी क्षेत्र, यहाँ जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। उसके बाद में हम बात करते हैं थर्ड बी की। थर्ड बी में आप देखें जिला कौन सा है, भरतपुर है, अलवर है, उसके बाद में धौलपुर है, सवाई माधोपुर और करौली है। तो एक तरीके से इसमें भरतपुर संभाग वाले सभी आ गए, अलवर एक्स्ट्रा है जयपुर संभाग वाला, तो इसके नाम दिया थर्ड बी, बाढ़ संभाव्य पूरी मैदानी क्षेत्र। तो यहाँ पे बाढ़ आने की भी संभावना रहती थी पुराने समय पे, क्योंकि बहुत सारी नदियां इधर होके ही गंगा यमुना नदियों में जाकर के मिलती हैं। तो यहाँ पे हाईएस्ट कृषि क्षेत्र पाया जाता है, सबसे ज्यादा खेती इस वाले क्षेत्र में की जाती है, क्योंकि यहाँ पे बाढ़ संभावित क्षेत्र है, मिट्टी उपजाऊ है, तो वहीं पे अधिक खेती की जाएगी। जलोढ़ दोमट मिट्टी यहाँ पे पाई जाती है थर्ड बी में। उसके बाद में हम फोर्थ ए और फोर्थ बी की बात करते हैं। ये वाला पूरा एरिया फोर्थ है, इसमें ये फोर्थ ए है। इस फोर्थ ए के अंतर्गत कौन कौन से जिले हैं, राजसमंद, उसके बाद में अपना भीलवाड़ा, उसके बाद में चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ और उदयपुर, ये जिले हैं जो हम बोल सकते हैं मेवाड़ वाला पूरा इलाका है, वो फोर्थ ए में आता है। इसका नाम दिया है अर्ध आर्द्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र, यहाँ पे जलोढ़ कछारी मिट्टी पाई जाती है। फोर्थ बी के अंतर्गत 2 जिले हैं, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, ये आर्द्र दक्षिणी मैदानी के नाम से जाना जाता है। एरिया इसका सबसे कम आपको दिख ही रहा होगा, 2 ही जिले शामिल हो रहे हैं। गहरी चिकनी पथरीली मिट्टी पाई जाती है। और अपना लास्ट जलवायु खंड जो है वो है 5वां, आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदानी क्षेत्र, जिसमें काली दोमट जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। इसमें हाड़ौती वाला पूरा क्षेत्र आ जाता है, बूंदी, कोटा, बारां, झालावाड़ और बारां, ये सब 4 जिले जो आ जाते हैं वो हाड़ौती संभाग के इसमें आ जाते हैं। तो बस ये 10 जलवायु खंड हैं, वो मैंने आपको मैप में दिखा दिए। बाकी ज़्यादा चीज़ें इसमें कुछ समझने का है नहीं। थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए कि पहले वाले में मैंने ये वाला पूरा एरिया कवर कर दिया, अपना शुष्क रेगिस्तान वाला, जिसके भी 3 पार्ट बंटे, फर्स्ट ए, फर्स्ट बी और फर्स्ट सी। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जलवायु खंडों में फर्स्ट बी के अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं, तो ऑब्जेक्टिव में सीधा सवाल बन सकता है। उसमें आपसे पूछा जा सकता है कि ऑप्शन दिए जाएं कि बीकानेर और हनुमानगढ़, बीकानेर और चूरू, गंगानगर और हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ और चूरू। तो ये ध्यान रखना है कि इसमें गंगानगर और हनुमानगढ़ हैं। ऐसे ही अगर फर्स्ट ए का पूछ लिया जाए तो जोधपुर और बाड़मेर, फर्स्ट सी का पूछ लिया जाए तो अपना जैसलमेर, बीकानेर और चूरू। इसी तरीके से सेकंड की बात करें तो सेकंड में ये बीच वाला हिस्सा है, तो ऊपर वाला है सेकंड ए, नीचे वाला सेकंड बी। थर्ड की बात करें तो ये पूरा हिस्सा आ रहा है, जिसमें एक जयपुर वाले से रिलेटेड है, एक भरतपुर वाले से रिलेटेड है। फोर्थ में अपना मेवाड़ वाला पूरा हिस्सा आ रहा है, इसका फोर्थ बी में छोटा सा हिस्सा डूंगरपुर और बांसवाड़ा, और 5वें में अपना हाड़ौती आ रहा है। हाईएस्ट एरिया कौन सा है, ये। लोएस्ट एरिया कौन सा है, ये। और हाईएस्ट सिंचित और कृषित क्षेत्र कौन सा है, वो अपना ये थर्ड बी है। बस इतना ध्यान रख लेना है। ओके, उसके अलावा इस तरीके से सारणी जो है वो उन्होंने बना के दी हुई है, मैंने यहाँ पे डाल दी है। अगर ये याद करो तो ठीक है, नहीं तो बाकी मैप में मैंने समझा ही दिया है अच्छी तरीके से। अब यहाँ पे कुछ कृषि संस्थान हैं जो उन क्षेत्रों से रिलेटेड है, तो वो आपको पता होना चाहिए। देखो, स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर में है, और अगर आप इसे रिलेट करें तो ये फर्स्ट सी में आता है।
यहाँ देखिए आप फर्स्ट सी में आ रहा है, बीकानेर यहाँ पे है, तो यहाँ पे ही स्वामी केशवानंद इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर है, तो वहाँ पे स्वामी केशवानंद इंस्टीट्यूट बीकानेर में, इसलिए फर्स्ट सी खंड में आ गया। उसके बाद हम बात करें केंद्रीय मरु क्षेत्र अनुसंधान जोधपुर में है, काजरी। उसके अलावा शुष्क वन अनुसंधान आफरी, ये भी जोधपुर में है, और जोधपुर जो है वो मैंने फर्स्ट ए में लिया था। तो काजरी और आफरी दोनों ध्यान रख लेना, ये जोधपुर में है, यानी जलवायु खंड फर्स्ट ए में है। उसके बाद में राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र सेवर भरतपुर में है, और भरतपुर वाला जो भाग आता है वो थर्ड बी में आता है। कुछ और डाटा, सर्वाधिक अन्न उत्पादन जो किया जाता है वो गंगानगर जिले में किया जाता है, गंगानगर अपना फर्स्ट बी में है। एंड सर्वाधिक वर्षा और आर्द्र कृषि जलवायु खंड वाला अपना 5वां भाग है, हाड़ौती वाला। और सर्वाधिक पशु खंड वाला जो है वो फर्स्ट ए है। फर्स्ट ए इन द सेंस की सबसे ज्यादा पशुधन जो पाया जाता है, फर्स्ट ए इन द सेंस अपना बाड़मेर और जोधपुर वाले क्षेत्र में पाया जाता है। ओके, तो ये अपना जलवायु खंड वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगला, राजस्थान में कृषि उत्पादन 2021-22 का कुछ डाटा जो इकोनॉमिक सर्वे में बताया गया है, जिसमें से कुछ रटने वाला है वो मैं आपको नोटिफाई कराता हूँ। देखो यहाँ मैंने मैप बनाया हुआ है, अच्छे से डायग्राम भी बनाया हुआ है। जो पूरा रट सकते हो तो उसकी तो कोई होड़ नहीं है, लेकिन पूरा नहीं रट पाएंगे कोई दिक्कत नहीं है। हम थोड़ा सा ओवरव्यू में चलते हैं। ओवरव्यू में किस तरीके से, ये देखिए 2021-22 में कुल खाद्यान्न उत्पादन जो होता है वो 225 लाख मीट्रिक टन होता है। ठीक है, ये थोड़ा सा डाटा याद रखना है, जो कि पिछले साल की तुलना में 16% कम था। पिछले साल था 269 मीट्रिक टन, 269 मीट्रिक नहीं, 269 लाख मीट्रिक टन, लाख मीट्रिक टन, एल लाख मीट्रिक और टन, ये थोड़ा सा याद रखना है। तो अभी इस साल, पिछले साल 2021-22 में उत्पादन हुआ है 225 का, बाकी उससे पिछले साल था 269 लाख मीट्रिक टन वाला। तो अभी ग्रोथ नहीं हुई, नेगेटिव हुआ है, तो माइनस में 16% जो है वो डाउन हुआ है हमारा। खाद्यान्न के अंतर्गत, खाद्यान्न फसलों के अंतर्गत हम एक तो अनाज को शामिल करते हैं, जिसमें गेहूं वगैरह है, चावल वगैरह है, उसके अलावा दलहन को भी शामिल करते हैं। तो यहाँ पे 225 तो टोटल खाद्यान्न रहा, जिसमें अनाज रहा अपना 182 का और दलहन रहा 42 का या 43 का, तब जाके दोनों मिलकर के कितने बन रहे हैं, 225 बनेंगे। ओके, उसके अलावा कुछ डाटा तिलहन वाला, आप ये डाटा याद नहीं रखें तो भी चलेगा। बाकी 92 लाख मीट्रिक टन जो है वो तिलहन जहाँ पे उत्पादित हुई है। गन्ना का उत्पादन हमारे राजस्थान में मात्र 2.47 लाख मिलियन टन हुआ है, जो कि पिछले साल की तुलना में डाउन हुआ है। और कपास का भी पिछले साल की तुलना में डाउन हुआ है। अच्छा, यहाँ पे सवाल कौन सा बन रहा है, अब रटने वाली चीज कौन सी है? एक तो आपको ये याद रखना है 225 लाख मीट्रिक टन है। दूसरा आपको याद रखना है कि पिछले साल की तुलना में ये माइनस में 16% हुआ है। तीसरा आपको थोड़ा सा याद रह जाए तो उससे पिछले साल उत्पादन जो था कुल खाद्यान्न का वो था 269 लाख। और खाद्यान्न का मतलब आपको पता होना चाहिए अनाज और दलहन। अनाज है 182 और दलहन है 42 पॉइंट कुछ ऐसा और 82 पॉइंट ये कुछ, तो मिला के 225 पहुंच जाता है। तो बस ये 1, 2, 3 और 4 ये डाटा रट लेना, काम हो गया आपका इस वाले डायग्राम का। बाकी चीजें नहीं रटो तो भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। उसमें ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना, ऐसा भी पूछा जा सकता है क्योंकि बाकी सब में जो है वो हम नेगेटिव हुए हैं, ठीक है, लेकिन दलहन में और तिलहन में थोड़ा सा हमने ग्रोथ करी है। तो ऑब्जेक्टिव में ये सवाल बन सकता है कि 2021-22 के डाटा के अनुसार निम्न में से किस क्षेत्र में जो है वो हमने कृषि वाले क्षेत्र में हमने ग्रोथ करी है। तो वहां आपको अनाज दे देगा, दलहन दे देगा, तिलहन दे देगा, गन्ना उत्पादन दे देगा, कपास दे देगा। तो दलहन और तिलहन दोनों में ही हमने थोड़ी बहुत ग्रोथ करी है, दलहन में 35% की और तिलहन में 15% की। बस 225, 182, 42 माइनस 16% और ग्रोथ वाला दलहन और तिलहन, ठीक है, वो थोड़ा सा याद हो जाएगा। बाकी हमारे यहाँ पे जो फसल उत्पादित की जाती है वो 3 तरीके से की जाती है, रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद की फसल। आप गांव में रहते हैं तो आपको सब पता होगा इस सब के बारे में। रबी की फसल जो सर्दियों में बोई जाती है, अक्टूबर से मार्च महीने के बीच में, दिवाली के आसपास में उसे बोया जाता है। अगर आप गांव में रहते हैं तो आपको सब क्लियर पता है कि ठीक है, उस समय सरसों बोई जाती है और गेहूं बोए जाते हैं उस समय गांव वाले क्षेत्र में। बाकी इकोनॉमिक सर्वे में राई, अलसी, तारामीरा ये दी गई है, लेकिन सब लोग तो नहीं बोते हैं, लेकिन बोई जो जाती है वो रबी वाले समय पे ही बोई जाती है। तो ये ध्यान रख लेना, रबी की फसल सर्दियों के टाइम में अक्टूबर में बोई जाती है और मार्च में इसे काट लिया जाता है। तो राई, सरसों, अलसी, गेहूं और तारामीरा ये जो है वो रबी की फसल है। खरीफ फसल की बात करें तो ये जून से सितंबर, जब बारिश होती है जून के महीने में, उस समय बारिश में बोई जाती है। तो इसमें बाजरा सबसे इंपॉर्टेंट है, ओके। उसके अलावा मूंगफली, तिल, अरंडी और सोयाबीन भी है। तो खरीफ की फसल में हो गए बाजरा, मूंगफली, तिल, अरंडी और सोयाबीन। उसके बाद में जायद फसल, ये मार्च टू जून है, इसमें सब्जियां, उसके अलावा तरबूज और कोकुम्बर ये बोए जाते हैं। जायद फसल जो होती है वो भर गर्मियों में बोई जाती है, मतलब अप्रैल के महीने में, मार्च के महीने में बोई जाती है और बारिश से पहले उसे कट कर लिया जाता है। तो रबी खरीफ फसल टाइमिंग थोड़ा सा पता होना चाहिए और कुछ फसलों के नाम पता होना चाहिए। आंसर राइटिंग में आप इसे कोष्टक में लिख सकते हैं। कुछ
डाटा जिसमें हमारे राजस्थान ने टॉप किया है, कुछ फसलों का डाटा जिसमें हमारे राजस्थान में टॉप किया है, वो है एक तो बाजरा। हमारा बाजरा में जो है वो एक छत्र राज है, क्योंकि बाजरा के लिए कम पानी की आवश्यकता होती है, और हमारे राजस्थान में जो पश्चिमी राजस्थान है वहाँ पे पानी वैसे है ही नहीं, तो इसलिए बाजरे को बोया जाता है। किस मौसम में बोया जाता है? ये खरीफ मौसम का होता है, यानी जब बरसात होती है उस समय बोया जाता है। तो ऑल इंडिया में सबसे ज़्यादा बाजरा का उत्पादन, इसे हम मोटा अनाज भी बोला जाता है, तो बाजरा का उत्पादन सबसे ज़्यादा हमारे राजस्थान में होता है 45%। उसके अलावा राई और सरसों का भी उत्पादन हमारे राजस्थान में अधिक मात्रा में हो रहा है। पहले राई और सरसों के मामले में यूपी, हरियाणा और पंजाब भी आगे थे, लेकिन अब पंजाब, यूपी, हरियाणा अदर कमर्शियल क्रॉप में चले गए हैं, इसलिए राई का उत्पादन हमारे राजस्थान में कंपैरेटिवली अधिक दिख रहा है। भरतपुर, अलवर या जयपुर वाले क्षेत्र में तो बहुत अधिक मात्रा में सरसों का उत्पादन किया जाता है। पहले सरसों का उत्पादन पंजाब, हरियाणा में अधिक किया जाता था। अब वो राज्य जो है वो कपास की साइड में, धान की साइड में, गन्ने की साइड में चले गए हैं, जहां कमर्शियल क्रॉप अधिक मात्रा में पैसा अधिक कमाया जा सके, इसलिए हमारा राजस्थान राई और सरसों में नंबर 1 पे है, टॉप पे। तिलहन, तिलहन यानी तिल से रिलेटेड, जिसमें तेल निकलता होगा, वो सारी की सारी फसलें, तो कुल तिलहन का 20% हमारे राजस्थान में उत्पादित किया जाता है। तो ऑल इंडिया में राजस्थान टॉप है 20% के साथ में। जितना भी चना उत्पादित किया जाता है उसका 23% हमारे राजस्थान में उत्पादित किया जाता है, तो चने में भी हमारा राजस्थान टॉप पे है। कुल दलहन की बात करें तो ऑल ओवर इंडिया का दलहन में 19% हमारे राजस्थान में किया जाता है, तो इसमें भी टॉप है, और ग्वार में भी हमारा राजस्थान टॉप है। तो ये नाम आपको रटे होने चाहिए, परसेंटेज भूल जाना, लेकिन आपको पता होना चाहिए जैसे ही वहां पे कुछ भी आए फसल से रिलेटेड, तो वहां कोष्टक में आप एक्स्ट्रा पॉइंट के रूप में लिख सकते हो। आपको याद होगा कि हम जो है वो बाजरा, सरसों, तिलहन, चना, दलहन, ग्वार में टॉप हैं। ये 4 पॉइंट याद रख लेना, बाजरा, सरसों, तिलहन, चना, दलहन, इस तरीके से बाजरा, सरसों, तिलहन, दलहन, ग्वार, चना, इस तरीके से याद कर लेना, इनमें हम टॉप हैं। ओके, तो ये हो गया अपना कुछ डाटा जिसमें हम टॉप हैं। इससे पहले हमने देख लिया कृषि उत्पादन कितना हुआ, 225 लाख मीट्रिक टन हुआ, जो कि पिछले साल 269 लाख मीट्रिक टन था, उससे कम होकर के 16% डाउन हो चुका है अभी। ओके, उसके अलावा अनाज 142 और दलहन जो है वो 42, इन दोनों को जोड़ करके कुल खाद्यान्न बनता है। ओके, दैट्स इट। और उसके अलावा ग्रोथ किस में रही? दलहन और तिलहन दोनों में ही ग्रोथ रही, बाकी सब में हम नेगेटिव हुए हैं। क्यों? क्योंकि वो आपको पता होगा कम बारिश हुई है तो ऑटोमेटिक ही नेगेटिव रहे होंगे। चलो अब हम आते हैं कृषि विभाग द्वारा योजनाएं, क्रियान्वित योजनाएं। कृषि विभाग के द्वारा बहुत सारी योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है, तो हमें वो योजनाएं देखनी